हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत का पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लाख की चूड़ियाँ पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ बदलू नाम का एक मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला उन्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, जिनके साथ खेलना लेखक को बहुत पसंद था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनकी उम्र के बच्चे बहुत आकर्षित होते थे। बदलू उनके मामा के गांव के रहने वाले थे, इसलिए वो रिश्ते में लेखक के मामा लगते थे। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहने लगे। बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाने का काम करते थे। उनके सामने ही जलती भट्टी व अन्य औजार रखे रहते थे, जिनकी मदद से वो अक्सर लाख को पिघलाकर एक से एक खूबसूरत व मजबूत लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। बदलू काका को हुक्का पीने का शौक था, इसलिए काम के बीच में वो हुक्का भी पी लेते थे। लेखक जब भी अपने मामा के गांव में जाते थे तो वे अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर घंटों बैठे रहते थे और उनके काम को देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लल्ला कहते थे। बदलू पेशे से एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिता दादा सब चूड़ियां बनाने का ही काम करते थे और उनकी रोजी रोटी कमाने का भी यही एक तरीका था। उनकी चूड़ियां खूब बिकती थी। गांव की सभी महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीदकर पहनती थी, लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। वस्तु विनिमय का यह पुराना तरीका था, यानी सामान के बदले सामान लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वह किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी जिद पकड़कर बैठ जाता था। शादी ब्याह के अवसरों पर सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेचकर खूब कमाई करता था। सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार, बदलू के लिए पगड़ी व कुछ रुपए भी देते थे। सो शादी के वक्त उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय के दूध में मलाई डालकर तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे और साथ में कुछ लाख की गोलियां भी बनाकर देते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो गया। नए नए उद्योग स्थापित हो गए और वस्तुएं मशीनों द्वारा बनाए जाने लगी, जो लोगों को खूब पसंद आती थी। अब गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, इसलिए अब उनका धंधा धीरे धीरे मंदा होता चला गया। लेखक गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव चले जाते थे और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन अचानक लेखक के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए। इस बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी लाख की गोलियों में भी रुचि कम हो गई। लंबे अरसे बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए, एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया। लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तब लेखक को बदलू काका का ध्यान आया और वो उनसे मिलने चले गए। जब वो बदलू काका के घर पहुंचे तो देखा कि बदलू उसी नीम के पेड़ के पास एक खटिया यानी चारपाई डालकर लेटे हुए थे। बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें याद आ गया। कुशल क्षेम पूछने के बाद जब लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा
तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी कुछ मशीनों से होता है, खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना या कुछ और, इसलिए लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। बदलू काका अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए। जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तब बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में बताया कि ये चूड़ियाँ जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाई थी, लेकिन अच्छे दाम न मिलने की वजह से बदलू ने जमींदार साहब को ये चूड़ियां नहीं दी। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम इस मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने न हार मानी और न ही वो पीछे हटे। वो वाकई में बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना पसंद करते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर ये था लाख की चूड़ियाँ पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और साथ ही याद भी करें। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहले आप देखेंगे कहानी से। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। फिर देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य कोई व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न शुरू होता है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? आपने पाठ में पढ़ा होगा, आइए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो जानते हैं आप बच्चों क्या बदलाव आया? उत्तर में आप लिख सकते हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया
कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उनका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 5वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों शुरू होते हैं आपके कहानी से आगे के प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से लिखना होगा। चलिए फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं आप किस प्रकार लिख सकते हैं। आप लिखेंगे उत्तर में, मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने पाठ में तो पढ़ लिया होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आपके लिए प्रश्न शुरू होते हैं अनुमान और कल्पना से। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं से लिखना होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाऊंगा। ऐसा ही करेंगे ना। उन्हें जलपान कराकर उनसे आने का कारण पूछूंगा। उन्हें यदि पिताजी से काम है तो वे कब तक आएंगे यह बताऊंगा। यदि वे रुककर इंतजार करते हैं तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करूंगा तथा उनकी सुविधा का ध्यान रखूंगा। ऐसा ही करेंगे ना बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं से लिख सकते हैं कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मामा के लड़के और लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर जाना, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियाँ सुनना, एक साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम कहीं भी देख सकते हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कॉलोनी से कुछ दूर पर खेत है। कुछ समय पहले तक खेती का अधिकांश काम बैलों तथा हाथों से किया जाता था, किंतु आजकल जुताई ट्रैक्टर से, बुआई सीड ड्रिल से, निराई गुड़ाई कल्टीवेटर से, खरपतवार हटाने के लिए खरपतवारनाशी मशीनों से छिड़काव, कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से तथा मड़ाई का कार्य थ्रेसर से करके भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर में ढोकर घर ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आपके लिए, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न भी आपके लिए है। आप इस बारे में आपस में चर्चा कर सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज नित्य नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही हैं। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं। खाने पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित्य नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने
चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला है बच्चों यहाँ पर पांचवा प्रश्न, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचार से यह बदलाव अच्छा है, तथा कुछ इतनी तेजी से हो रहे बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते हैं। तो आपका क्या कहना है बच्चों? इस बारे में आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। आप ध्यान दें, इस विषय पर दो समूह बनाकर पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखते हुए छात्र स्वयं चर्चा करें तथा बातचीत के आधार पर आलेख तैयार करें, यानी कि आप। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर भाषा की बात के प्रश्न है आपके लिए। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप सबसे पहले व्यंग वाक्य लिखेंगे, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या करेंगे, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है और आप देखें यहाँ पर क है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय आदि। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली संज्ञा। ठीक है। और फिर है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार न वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो आप पाठ को अच्छे से पढ़े बच्चों और उसमें से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे बदलू, बेलन, मचिया। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जैसे आदमी, मकान और शहर। ठीक है। अगला लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, जैसे स्वभाव, रुचि और व्यथा। ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत, ठीक है, उम्र को वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं, जैसे इंसान के लिए मनुष्य, रंज के लिए दुख, और इसी प्रकार से गम के लिए मायूसी, जिंदगी के लिए जीवन। ठीक है। और औलाद के लिए संतान। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें। साथ ही बच्चों ध्यान दें, हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 हिंदी बसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए, सारांश और भावार्थ जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।